हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduTap। सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के जो पूरा कंपोनेंट है विद एमसीक्यूज आपको कवर कराएंगे विद इन 25 लेक्चर्स। सो ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी जैफरी ऑनलाइन क्लासेस सीरीज भी चल रही है जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स में आपको एक कंपोनेंट का छोटा सा कोई टॉपिक करा देते हैं, दैट टू विद एमसीक्यूज। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज एंसिलरी सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये दोनों चैप्टर्स हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में पहला टॉपिक है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है कि आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं विद इन द सेम सिटी। आपको पैसा भेजना है विद इन द सेम कंट्री, आपको कहीं पे भी पैसा भेजना है, पैसा रिसीव करना है। इवन अब ओवरसीज से भी अगर आपको पैसा मंगवाना है या पैसा भिजवाना है, ये वाली सर्विसेज जो हैं सारी आपको एक बैंक प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं रेमिटेंसेस करने के, पैसे भिजवाने के। वैसे तो आजकल आपको पता है कि आरटीजीएस, भीम ऐप यूज करके, नेफ्ट की सर्विसेज यूज करके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। कुछ हम बेसिक मेथड्स देख लेते हैं। पहला है डिमांड ड्राफ्ट। मान लो ये पर्सन है, इसका नाम है रोहन, इसने राम्या को पैसे भेजने हैं। तो रोहन कहाँ जाएगा? रोहन अपने बैंक के पास जाएगा। मान लो एसबीआई बैंक है इसका, इसके पास ये जाएगा और इसने 20,000 भेजने राम्या को। तो ये एसबीआई में जाके बैंक को 20,000 रुपीज पहले ही पे करेगा। उसके बदले में बैंक रोहन को एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है फिर रोहन राम्या को दे देगा। राम्या फिर एसबीआई की किसी भी ब्रांच पे जाके ये डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट पैसे रिसीव कर सकती है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट का मैकेनिज्म है। डिमांड ड्राफ्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे एक बैंक ही इशू कर सकता है एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड, कि जब आप जाके प्रेजेंट करते हैं तब आपको पेमेंट मिलती है। इट इज नॉट पेबल टू बेयरर, जिसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट होता है उसे ही पेमेंट मिलती है। एंड ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है बनने के बाद। बनने के बाद 3 महीने तक ये वैलिड होता है। अगर आपका जो पेमेंट है वो 50,000 से अबव का है तो ये इनकम टैक्स रूल्स के प्रोविजंस इस पे लागू होंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड एक्ट भी इस पे लागू होगा। अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट, इवन अगर बैंकर्स चेक भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर वो 20,000 से ज्यादा अमाउंट का है तो कैश में पेमेंट नहीं मिलता है, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में ही आता है। वैलिड फॉर 3 मंथ्स है। इसे रीवैलिडेट भी करवाया जा सकता है। मान लो कि राम्या उन 3 महीने में नहीं जा पाई, डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट नहीं किया उसने, तो विद इन 1 ईयर, इशू करने के 1 ईयर के अंदर अंदर उसे दोबारा से रीवैलिडेट करवाया जा सकता है। यानी कि रीवैलिडेट करने के बाद फिर वो 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी। अगर बाई चांस 1 साल निकल चुका है फिर नया री इशू होगा डिमांड ड्राफ्ट, पुराने वाले को ही रीवैलिडेट नहीं करवाया जा सकेगा। ठीक है। तो किसी भी ब्रांच में सेम बैंक, इसमें हमने एसबीआई की एग्जांपल ली थी, तो इंडिया में एसबीआई की किसी भी ब्रांच से जाके डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट पेमेंट ली जा सकेगी। तो कैन बी क्लियरेड एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। बैंक सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई में चले जाओ आप। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? तो ये वाला हम क्वेश्चन विल कम बैक टू इट आफ्टर कवरिंग द बैंकर्स चेक। ठीक है, चलिए। बैंकर्स चेक क्या है? ये भी एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी सेम होगा कि मैं एक बैंक के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि ये पकड़ो 20,000 रुपए और मुझे इसके बदले में बैंकर्स चेक दे दो। तो बैंक मुझे बैंकर्स चेक दे देगा, तो पेमेंट ऑलरेडी ही बैंक को मिल जाती है। सेम इसमें भी अगर रोहन ने राम्या को पेमेंट करनी है तो वो पहले ही बैंक को 20,000 देगा, उसके बदले में बैंक का चेक मिलेगा। तो डिसऑनर होने का चांस नहीं है। चेक में डिसऑनर होने के चांसेस होते हैं। ये भी 3 महीने के लिए वैलिड होता है और जिस बैंक ने इसे इशू किया है वही इसे पे करेगा। उस बैंक की सेम सिटी में किसी भी ब्रांच से जाके राम्या पेमेंट ले सकती है। मान लो रोहन ने ये एसबीआई से इशू करवाया था और ये करवाया था उसने दिल्ली में, तो दिल्ली की किसी भी एसबीआई की ब्रांच से जाके राम्या फिर बैंकर्स चेक के अगेंस्ट पेमेंट ले सकती है। डिमांड ड्राफ्ट में इंडिया में कहीं पे भी, बैंकर्स चेक में सेम सिटी में कहीं पे भी बैंकर्स चेक के अगेंस्ट पेमेंट मिल सकती है। अब अगर आप चाहो
कि आप उसे रिप्रेमांड कर, एक बार अगर रोहन ने राम्या को बैंकर्स चेक दे दिया या डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, उसके बाद वो अपने बैंक को जाके नहीं बोल सकता कि पेमेंट रोक दो, क्योंकि बैंक ने तो पहले ही आपसे डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक की पेमेंट ले ली है, तो बाद में उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर रोहन ने राम्या को देने से पहले ही सोच लिया कि नहीं नहीं, मैं राम्या को ना गूगल पे कर देता हूँ, मैं बैंकर्स चेक नहीं दूंगा, तो फिर वो अपने बैंकर्स चेक को या डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करवा सकता है। लेकिन कैंसिल करने से पहले बैंक ये चेक करेगा कि कहीं कोई एंडोर्समेंट तो नहीं है, कहीं कोई क्रॉसेस तो नहीं है, क्रॉसिंग तो नहीं है, कहीं कोई नेगोशिएशन के साइंस तो नहीं है। अगर वो सब नहीं है तो रोहन को उसका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर मान लो रोहन से ये गुम गया, पहले ही उसने गुमा दिया, तो वो बैंक के पास जाएगा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो बैंकर्स चेक जो गुमा है उसकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी दे दो। तो बैंक को देनी पड़ेगी डुप्लीकेट कॉपी, लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड रोहन को साइन करना पड़ेगा कि मुझसे ये गुम गया। और अगर कोई उस गुमे हुए को लेके पेमेंट लेने आ जाता है आपसे, आपको डबल पेमेंट करनी पड़ती है, तो मैं उस लॉस की भरपाई करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टाइप है एक, वो है मेल ट्रांसफर का, पैसे ट्रांसफर करने का। मेल ट्रांसफर में कोई कस्टमर हो सकता है, नॉन कस्टमर हो सकता है बैंक का। वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, ये पर्सन है रेमिटर, इसने पैसे भेजने हैं, ये ब्रांच ए के पास गया, एसबीआई की ब्रांच ए के पास गया, इसने बोला मुझे मेल ट्रांसफर से पैसे भेजने, इसने बैंक को पैसे पकड़ाए 20,000 कि ये दूसरे शहर में ये रेमिटी बैठा है, इसको पैसे भेजने हैं। तो इस केस में ब्रांच ए पैसे लेगी और एक इंस्ट्रक्शन मेल भेज देगी अपनी ब्रांच बी को, और जैसे ही ब्रांच बी को इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि ठीक है 20,000 रुपए रेमिटी को दे दो, तो फिर उसके बाद ये पैसे रेमिटी को मिल जाएंगे। इसमें ये इसको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं भेज रहा है, इसने सिर्फ अपने बैंक को बोला ये लो पैसे और ये पैसे उसको भेजने हैं, तो बैंक अपनी दूसरी ब्रांच को वो मेल इंस्ट्रक्शन मेल भेजेगा। कैसे, थ्रू पोस्ट भेजेगा, तो लंबा टाइम लगता है, थ्रू पोस्ट भेजेगा, और जब इसको मेल मिलेगी ये फिर रेमिटी पैसे लेने आएगा, उसको पैसे दे देगा थ्रू मेल ट्रांसफर। ये मतलब बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, ये अब यूज नहीं होता है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ये मेथड। ओके, अब एक आता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। जैसे इसमें पोस्ट के थ्रू मेल भेजा गया था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर में सेम जो मैसेज है वो टेलीग्राम, टेलेक्स या फैक्स के थ्रू भेजा जाता है, तो ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाता है मेल ट्रांसफर से। तो इसमें मैक्सिमम 2 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं, कितने लोग मेल ट्रांसफर या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर कराने आते हैं? हार्डली। अब ये मेथड खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब वो पीछे के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is or are correct regarding bankers check? Bankers check के regarding क्या statement correct है? It is a non-negotiable instrument. अब ये देखिए फर्स्ट चीज क्या लिखी है, इट इज नॉट नेगोशिएबल, तो इट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर पेमेंट इन द सेम सिटी। ये मैंने बताया था कि दिल्ली में है और दिल्ली में ही सेम बैंक की किसी ब्रांच पे जाके पेमेंट रिसीव हो सकती है, तो सेम सिटी में एप्लीकेबल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देयर इज नो रूम फॉर दिस बैंकर्स चेक टू बी डिसऑनर्ड। डिसऑनर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसने रेमिट करना है वो पहले बैंक को पैसे पकड़ाता है, बैंक के पास ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं जो बैंक ने देने हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डैश मींस ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अ डिफरेंट बैंक। ये क्या मतलब है इसका, कि हम पैसे ट्रांसफर करते हैं एक ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में, चाहे सेम बैंक हो चाहे डिफरेंट बैंक हो। डिफरेंट बैंक, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक में क्या होता है? सेम बैंक। मेल ट्रांसफर में क्या होता है? सेम बैंक की कोई ब्रांच होती है। रेमिटेंस होता है कि रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, चाहे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अब हम टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिमांड ड्राफ्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग योर डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. It can be payable to bearer allowed by RBI Act 1934. It is valid for 3 months. Valid for 3 months है, ये हमें पता है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत है। It can be payable to bearer. आरबीआई एक्ट में बोला है कि डिमांड ड्राफ्ट इज नॉट पेबल टू बेयरर, जिसका नाम मेंशन होता है उसे ही पेमेंट मिलती है, तो सेकंड गलत होगी स्टेटमेंट आपकी, आपको पता है। तो जहां जहां पे टू है उसको काट दो, तो
C1 and 3। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं पेपर के अंदर आंसर करेक्ट करने की। तो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैलिड फॉर 3 मंथ्स। डिमांड ड्राफ्ट आपका 1 and 3। डिमांड ड्राफ्ट अभी फिर भी यूज हो जाता है, बट मेल ट्रांसफर एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये सब अब यूज नहीं होता है। अब हम करेंगे नेफ्ट। नेफ्ट आरटीजीएस के बेसिक्स हम करेंगे, बाकी जब हम मॉड्यूल सी करेंगे तब हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स करेंगे। तो नेफ्ट भी एक तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का। अगर एक इंडिविजुअल को या कॉरपोरेशन को या फर्म को, कंपनी को, किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है तो वो नेफ्ट यूज कर सकता है पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट पे करने के लिए। तो अगर पेपर में बोले कि क्या नेफ्ट सिर्फ इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, तो नहीं, कॉरपोरेशन, फर्म, कंपनी कोई भी इसे यूज कर सकता है। जो बैंक है वो मेंबर होना चाहिए नेटवर्क का, पार्टिसिपेट करने के लिए इस नेफ्ट के नेटवर्क का पार्टिसिपेंट होना चाहिए। नेफ्ट 24/7 365 डेज चलता है। हाफ एन आवर के बैचेस में पेमेंट रिलीज होती है। 12:30 बजे पहला बैच बन जाता है 12:30 AM, और हर आधे आधे घंटे में बैचेस में पेमेंट आपकी रिलीज होती है। और जब भी आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए सामने वाले की, और IFSC कोड चाहिए होता है नेफ्ट के थ्रू पैसे भेजने की। ये आजकल आपकी ऐप पे हो जाता है नेफ्ट, वहां पे लिखा आता है कि आरटीजीएस से भेजना है, नेफ्ट से भेजना है, IMPS से भेजना है, तो नेफ्ट के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। आरबीआई ने सारे जो एग्जिस्टिंग चार्जेस थे नेफ्ट की ट्रांजैक्शंस पे वो बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन पे तो कोई नहीं है, ऑफलाइन पे कुछ चार्जेस हैं वो हम देख लेंगे। अब आरटीजीएस की बात करें, आरटीजीएस जो है इसमें हर ऑर्डर इंडिविजुअली प्रोसेस होता है। नेफ्ट में क्या था, नेफ्ट में बैचेस में पेमेंट जारी थी कि आधे घंटे में जितने भी ऑर्डर्स आए उनका बैच बना, चलो फिर आधे घंटे का बैच बना। आरटीजीएस में हर ऑर्डर को इंडिविजुअली प्रोसेस करके इंस्टेंटली पेमेंट को रिलीज किया जाता है। लेकिन मिनिमम जो आप पैसा ट्रांसफर करोगे, मिनिमम अमाउंट शुड बी 2 लाख रुपीज। 1-on-1 बेसिस पे हर ट्रांजैक्शन होती है, ये भी 24/7 अवेलेबल है। ज्यादातर आरटीजीएस यूज किया जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। अब आरटीजीएस भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में हो सकता है, एंड इट इज मैनेज्ड बाय योर आरबीआई। जब भी आप कोई आरटीजीएस की ट्रांजैक्शन करेंगे आपको एक यूटीआर नंबर अलॉट किया जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये एक 22 कैरेक्टर्स का कोड होता है और हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक कोड इशू किया जाता है। अगर आपको कोई भी इनवर्ड या ऑनलाइन आरटीजीएस ट्रांसफर करना है, आपको पैसे आ रहे हैं या ऑनलाइन आरटीजीएस पैसे भेज रहे हैं, आपको कोई भी आरटीजीएस के ट्रांसफर के पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आउटवर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑफलाइन बैंक ब्रांच पे जाके, तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो हमने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आरबीआई ने लिमिट्स बता रखी हैं कि 2 से 5 लाख की ट्रांजैक्शन है तो मैक्सिमम 24.5 रुपीज बैंक चार्ज कर सकता है विद जीएसटी। अब 5 लाख है तो इतने चार्ज कर सकता है। ये नेफ्ट के लिए चार्जेस है, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट होती है और ऑफलाइन के लिए होता है, ऑनलाइन पे कोई भी चार्जेस नहीं है आपके। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ मिनिमम कैप ऑफ 2 लाख रुपीज ऑन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज आइडली यूज फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली अगर जिसकी मिनिमम ही 2 लाख की है तो वो हाई वैल्यू के लिए यूज होता है। द फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस अंडर आरटीजीएस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बेसिस। ऑर्डर आता जाता है, आरटीजीएस की पेमेंट प्रोसेस होती जाती है, बैचेस नहीं बनते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। What is the main difference between RTGS and NEFT? NEFT और RTGS के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? RTGS रियल टाइम है, नेफ्ट बैच बेस्ड सिस्टम है, बिल्कुल सही। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा होती है नेफ्ट से। नेफ्ट में कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं है, 1 रुपए का ट्रांसफर भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। आरटीजीएस इज यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, नेफ्ट इज यूज्ड फॉर लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें आपके करेक्ट हैं। अब एक सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर की। अब मान लो सरकार जो है अपने लोगों को, आम जनता को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है किसी स्कीम के तहत। अब इसमें अब ये बर्डन अगर स्टेट गवर्नमेंट या नोडल डिपार्टमेंट्स खुद के ऊपर ले लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, वो अपना काम कब करेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर यूज किया जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या जो नोडल डिपार्टमेंट होगा वो एक लीड बैंकर को, उस एक एरिया के एक बैंकर को लीड बैंकर असाइन कर देगी और सारा इंफॉर्मेशन लीड बैंकर को देगी
कि तुम्हारी जिम्मेदारी इतना पैसा तुमने ट्रांसफर करना है, ये रही लिस्ट जिन जिन को ट्रांसफर करना है। तो मेन जिम्मेदारी है लीड बैंक की। लीड बैंकर उस एरियाज के और बैंक्स को आइडेंटिफाई कर देगा और उन्हें असाइन कर देगा कि इनको तुम ट्रांसफर कर दो, इस एरिया को तुम कर दो, इस एरिया को तुम कर दो। तो ये सारे बेनिफिशियरीज को फिर पैसा ये बैंक्स आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अगर काम बैंक्स करते हैं तो ऑब्वियसली बैंक्स उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर एक तरीका है जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं वो सरकार की मदद करते हैं, बैंक्स को भी अपनी कमीशन फीस वगैरह मिल जाती है और स्टेट गवर्नमेंट, नोडल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके दिमाग से भी बर्डन हट जाता है। ओके, तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ लीड बैंकर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, लीड बैंकर उस एरिया के बाकी बैंक्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। अब बात आती है आपके पास सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर की जो आप सर्विसेज लेते हैं बैंक के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो जब अगर मुझे लॉकर सर्विसेज लेनी है बैंक के पास, तो मेरा और बैंक का क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगा, लेसर और लेसी का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल एंड जॉइंट दोनों तरीके से सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर ओपन हो सकता है। मैं अकेले खोलना चाहूँ तो भी ठीक है, मुझे अपने फादर के साथ लॉकर सर्विसेज लेनी है तो भी हम ले सकते हैं। और डुअल कंट्रोल होता है। डुअल कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब मैं बैंक में जाऊंगी लॉकर को ओपन करने, सबसे पहले बैंक के पास जो कस्टोडियन के पास चाबी होगी वो लगा के खोलेंगे, फिर मैं अपनी चाबी लगाऊंगी। तो डुअल कंट्रोल है, बंद करते हुए सिर्फ मैं अपनी चाबी लगा के बंद कर सकती हूँ, तो मैं ही बंद उस टाइम कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने वैल्यूएबल्स, कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं मैं रख सकती हूँ। जब मैं अपना लॉकर यूज कर रही हूँ तो मुझे प्राइवेसी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि बैंक के लोग आगे देखते हैं मेरी ट्रांजैक्शंस, ऐसा नहीं होता है। मुझे प्राइवेसी मिलेगी अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो भी मुझे रखना है या जो भी मुझे निकालना है। लॉकर भी अगर फैसिलिटी लेनी है किसी कस्टमर को तो उसकी प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होती है। ठीक है, तो लॉकर की प्रॉपर एक वेटिंग लिस्ट बैंक को बना के रखनी पड़ती है कि ये वाले लॉकर्स अवेलेबल हैं। अलग अलग साइजेस के लॉकर होते हैं, स्मॉल लॉकर है, लार्ज लॉकर है, ये सारी लिस्ट। और जो भी रेंट है डिफरेंट डिफरेंट, वो भी बैंक को पहले से ही अपनी लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड करके रखनी पड़ती है। और जो लॉकर का रेंट है वो भी लॉकर के साइज के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कितना लॉकर का कितना रेंट होगा। अब इसमें एक फैसिलिटी आरबीआई ने प्रोवाइड की है, बैंक्स को ये अलाउ किया है कि मान लो कि मैंने एक लॉकर की सर्विस रखी आपके बैंक में, मैंने रेंट नहीं पे किया। अगर मैं रेंट नहीं पे करूंगी तो बैंक को तो नुकसान होगा। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए अब आरबीआई ने अलाउ किया है बैंक्स को कि जितना उनका रेंट है 3 साल का मिला लो कि टोटल 3 साल में इस लॉकर का कितना रेंट बनता है, उतने की एफडी डिमांड कर सकता है बैंक। कि अगर मेरा 3 साल का रेंट बनता है 50,000 रुपए लॉकर मेंटेन करने का, तो बैंक मुझसे डिमांड कर सकता है कि आप अपने हमारे बैंक में एक 50,000 की एफडी मेंटेन करके रखो। ये अलाउड है, आरबीआई ने अलाउ किया है कि बैंक से डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी, न्यू कस्टमर से डिमांड किया जा सकता है। इवन जो अच्छे कस्टमर्स हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, स्टैंडिंग अच्छी है, उनको भी अगर चाहे बैंक के इनसे हम नहीं लेंगे एफडी तो वो चल सकता है। लेकिन अगर बैंक मांगता है कि आप हमारे पास एफडी करवाओ, तो ये इलीगल नहीं है। तो इस तरीके से लॉकर लिया जा सकता है। अब जो भी आपका लॉकर होगा, स्ट्रॉन्ग रूम या वॉल्ट होगा, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग रूम या वॉल्ट है वहां पे सीसीटीवी होने चाहिए, और सीसीटीवी की फुटेज को मिनिमम 180 डेज तक बचा के सेव करके रखा जाता है। मान लो उस लॉकर पे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, जिसने लॉकर लिया उसके अलावा किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया और पुलिस केस हो जाता है, तो जब तक ये पुलिस केस चल रहा है तब तक इस फुटेज को सेव करके रखा जाएगा। जितना भी वहां पे एरिया है हमारा सिंगल रूम या वॉल्ट का, वहां पे सिंगल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। जो आपका एरिया है वहां पे वायर एंड फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कहीं पे भी बैंक की गलती से लॉकर के कंपोनेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो लॉकर होगा, लॉकर अगर मैकेनिकल लॉकर है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का लॉकर होना चाहिए। और अगर वो आजकल कंप्यूटराइज लॉकर आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है आरबीआई का, उनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड का लॉकर होना चाहिए। जो लॉकर कीज हैं एक्स्ट्रा पड़ी हैं, जो लॉकर्स वेकेंट हैं, वो कीज हमेशा
सील्ड रहनी चाहिए। मान लो आपके पास 50 लॉकर हैं, 10 लॉकर खाली पड़े हैं, इनकी जो कीज होंगी वो सील्ड होंगी, और जब भी एक लॉकर सरेंडर होगा उनकी कीज भी हमेशा फिर चेंज की जाती हैं, इंटरचेंज किए जाते हैं लॉकर के जो कीज हैं, जो लॉक्स हैं। ओके और इनका रेगुलर चेकअप भी रखा जाता है। अब एक्सेस टू लॉकर किसको मिलता है? जिसका वो लॉकर है उसे एक्सेस मिलेगा। जॉइंट है तो फिर जैसा मैंडेट है वैसे फिर कुछ लोग जॉइंटली भी ऑपरेट करते हैं, कुछ दूसरे मैंडेट से ऑपरेट करते हैं। अगर मैं अपना लॉकर रूम ऑपरेट कर रही हूँ तो मुझे प्राइवेसी मिलनी चाहिए। जितनी बार भी मैं लॉकर अपना ऑपरेट करूंगी उतनी बार मुझे एसएमएस और मेल के थ्रू अलर्ट आएगा कि आपके लॉकर को एक्सेस किया गया है। लॉक्स और जो कीज हैं वो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जब भी मैं अपना लॉकर बंद करूंगी, बंद करवा दूंगी, तो मुझे आके बैंक को वो कीज सरेंडर करनी है। डेली जो बैंक में एक पर्सन होगा, असाइंड होगा, जो जाके बैंक क्लोज होने से पहले सारे लॉकर्स को चेक करेगा कि क्या कोई लॉकर ओपन तो नहीं रह गया, कहीं भी चाबी ढंग से ना लगी हो। अगर ऐसा कुछ है कि खुला रह गया है तो पहले तो वो बंद करेगा अपनी स्पेयर की के साथ, और फिर कस्टमर को ये इंस्ट्रक्शन देगा, मैसेज भिजवाएगा कि आपने शायद लॉकर आज एक्सेस किया था, ढंग से बंद नहीं किया, हमने बंद कर दिया, यू कैन कम एंड चेक कि कोई इशू तो नहीं है। और जो भी लॉकर आप असाइन करते हैं उनका जो भी डेटा है वो हमेशा बैंक के सीबीएस सिस्टम के अंदर होना चाहिए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम जो रहते हैं उनमें सारा डेटा सेव्ड रहना चाहिए। अब जो आपका लॉकर है उसमें आप नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में करते हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं किसी को नॉमिनी बना के जाती हूँ। अगर एक सिंगली ऑपरेटेड लॉकर है कि सिर्फ एक पर्सन ऑपरेटर है, वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। जहां पे एक से ज्यादा लोगों का जॉइंट हायरिंग है कि 3 लोगों ने लॉकर रेंट पे ले रखा है, तो वो एक से ज्यादा को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनी की फोटोग्राफ, अगर कस्टमर चाहे नॉमिनी की फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन अगर दिया है नॉमिनी ने, तो 2 लोग अटेस्ट करेंगे कि ये नॉमिनी के सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर नहीं है, थंब इम्प्रेशन दिया है। तो अगर नॉमिनी का फोटोग्राफ लिया जाता है, फिर अगर उसके सिग्नेचर नहीं है, थंब इम्प्रेशन है, तो 2 लोग उसकी अटेस्टेशन करेंगे एज विटनेस। अगर आपको कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म में चेंजेस करने हैं, किसी को नया नॉमिनी बनाना है, किसी को कैंसिल करना है, वेरी करना है, तो हम ये देख चुके हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके फॉर्म्स लाए गए थे। वो 3 फॉर्म्स है ना, अगर ऐड करना है, डिलीट करना है, उनके थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटी में चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर जॉइंट लॉकर है तो अगर 2 जने जॉइंटली लॉकर को यूज कर रहे हैं तो दोनों ही इन नॉमिनेशन फॉर्म्स में, कैंसलेशन फॉर्म्स में, वेरिएशन फॉर्म्स में सिग्नेचर करेंगे। अब मान लो एक पर्सन जिसका लॉकर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, आगे कैसे करना है, तो इसके लिए आईबीए का एक प्रॉपर मॉडल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है, रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर कैसे क्लेम को सेटल किया जाएगा। तो क्लेम सेटल करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। 15 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें सेटल हो जानी चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। अगर तो वो लॉकर जॉइंटली ऑपरेट होता था, जैसे अगर मैंने और मेरे फादर ने एक लॉकर फैसिलिटी ले रखी है, तो हमेशा मैं और वो जाके इकट्ठे ही लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कि मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, और मेरे फादर अब उसे ऑपरेट नहीं, अकेले जाके नहीं करेंगे। अगर जो भी हमारा नॉमिनी होगा, फिर मेरे फादर जो कि सर्वाइवर हैं और जो नॉमिनी है, ये इकट्ठे जाके उस लॉकर को ऑपरेट करेंगे। तो डेथ ऑफ एनी जॉइंट लॉकर हायरर ऑपरेटिंग जॉइंटली, ऑपरेटिंग मैं और मेरे फादर एक साथ जॉइंटली ऑपरेट करते थे, मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे फादर और जो भी हमारे उस लॉकर का नॉमिनी होगा वो इकट्ठे जाके इसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद अगर सर्वाइवरशिप क्लॉज है, अगर सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो सर्वाइवरशिप क्लॉज के हिसाब से काम चलेगा। और अगर कोई भी सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है, मैं अकेली ऑपरेटर थी, तो मेरे फिर लीगल एयर को मिल जाएगा। अगर मैं अकेली ही अपना अकाउंट ऑपरेट करती थी, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को मिलेगा एक्सेस उस अकाउंट का, मेरे लॉकर का। और अगर कोई नॉमिनी नहीं है, मैं अकेली जॉइंटली सिंगली उसको एक्सेस कर रही थी, तो फिर मेरे लीगल एयर को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चलो, सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर कोई भी नॉमिनी, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को एक्सेस मिलेगा,
ठीक है, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को एक्सेस मिलेगा, अगर आइदर और सर्वाइवर मोड में है तो उसके हिसाब से जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से फिर ऑपरेशन करने को मिलेगा आफ्टर द डेथ। ठीक है, एक्सेस देने से पहले ये देखना है कोई कोर्ट केस तो नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं क्लेम सेटल करने से पहले। अब क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हायरिंग अ सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर विद द बैंक। लॉकर्स हैव डुअल कंट्रोल, लॉकर्स में डुअल कंट्रोल होता है, हाँ जी, एक चाबी मेरे पास होगी, एक बैंक के पास होगी। लॉकर्स कैन बी रेंटेड इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट एंड माइनर्स। अ ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ वेकेंट लॉकर्स शुड बी मेंटेन्ड इन द CBS। तो जो हमारा लॉकर है उसे कौन एक्सेस कर सकता है, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट वाले कर सकते हैं, माइनर्स को लॉकर एक्सेस करने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला है, नितिन हायर्ड अ सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर विद ABFC बैंक। नितिन ने एक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर हायर किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू द कंटेंट ऑफ नितिन्स लॉकर। किस केस में नितिन के लॉकर को अगर नुकसान होता है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहले क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसका टॉपिक देखेंगे। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अमित्स लॉकर ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ के कारण किसी और ने नितिन के लॉकर को एक्सेस कर लिया, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डैमेज टू कंटेंट्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने पे लॉकर को नुकसान हुआ है तो बैंक की लायबिलिटी नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड जहां पे होता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, बैंक की कोई गलती नहीं है तो फिर वहां पे बैंक की लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, डैमेज ड्यू टू एक्सेस गिवन टू पुलिस अंडर रेलेवेंट कोर्ट ऑर्डर। पुलिस को रेलेवेंट कोर्ट ऑर्डर के अंडर एक्सेस देना बैंक की मजबूरी है, बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है, इसमें भी बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बैंक किस केस में रिस्पॉन्सिबल है, ओनली 1। ठीक है, तो क्लोजर एंड डिस्चार्ज ऑफ लॉकर आइटम्स की बात करते हैं। अगर कस्टमर चाहे तो फिर वो अपना लॉकर बंद करवा सकता है, लॉकर बंद के सारे कंपोनेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर अटैचमेंट एंड रिकवरी हो जाती है इन लॉकर बाय द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी तो भी फिर लॉकर आइटम्स का डिस्चार्ज करना पड़ता है। इनकम टैक्स वाले आ गए, कोर्ट ऑर्डर आ गया। ठीक है, अगर आपके कस्टमर ने बैंक का रेंट नहीं पे किया और 3 साल हो गए रेंट नहीं पे किया, आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकलवाना है, आपने लोकल न्यूज़पेपर में निकलवाना है कि देखो ये लॉकर है और इस पे कोई भी रेंट नहीं आ रहा है, अगर आप पे नहीं करोगे तो हम इसे बंद कर देंगे। और फिर भी अगर कोई भी रेंट देने नहीं आता है, कुछ भी नहीं करने आता, तो फिर उसके बाद इसको लॉकर की आइटम्स को डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। अगर एक लॉकर में रेंट तो आ रहा है, रेंट आ रहा है लेकिन किसी ने सालों से उसको ऑपरेट नहीं किया, 7 साल हो गए रेंट आ रहा है लेकिन किसी ने ऑपरेट नहीं किया, तब भी इस लॉकर की आइटम्स को डिस्चार्ज किया जाता है। ऑब्वियसली उससे पहले नोटिस दिया जाता है कि हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे और 7 साल हो गए कोई ऑपरेट करने नहीं आया है। हो सकता है कि अगर उसका कोई नॉमिनी आ जाता है क्लेम करने या लीगल एयर आ जाता है तो उन्हें भी कंटेंट्स दिए जा सकते हैं लॉकर के। ठीक है, अगर रेंट नहीं आया है तो 3 साल याद रखो, अगर रेंट आ रहा है तो 7 साल याद रखो। चलिए, अब बैंक्स की लायबिलिटी क्या होगी लॉकर को लेके, वो हमेशा बैंक की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है। अगर सिक्योरिटी सिस्टम में फेल हो गया, बैंक की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी तो बैंक की लायबिलिटी बनती है। लेकिन एक्ट्स ऑफ गॉड हो गए, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, तब फिर बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने वो मूवी देखी OMG ओ माई गॉड 1, उसमें यही होता है कि वो परेश रावल की दुकान जो है वो टूट जाती है, उसने इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसके लिए हम लायबल नहीं है आपको इंश्योरेंस पे करने के लिए। तो एक्ट ऑफ गॉड में फिर बैंक की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर मेरा बैंक का लॉकर टूट जाता है अर्थक्वेक के बाद तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड है तो भगवान की मर्जी से हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो लॉकर है उसमें चोरी होगी, रॉबरी होगी, तो फिर जितना रेंट मैंने पे करती हूं मैं, रेंट का 100 टाइम्स मुझे कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, अब फिर बैंक के पास कुछ कस्टोडियल सर्विसेज भी होती है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, चाहे कस्टमर की सिक्योरिटीज हों, अगर वो चाहें कि उन्हें लगता है कि यार अगर मैं ये शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखूंगी, मुझे लगता है तो ये गुम भी सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, तो मैं बैंक के पास रखूंगी। मेरी कोई कैश पड़ी है बहुत सारी, मेरे पास कोई सिक्योरिटीज पड़ी है, मैं सारी बैंक के पास रख दूंगी उनकी कस्टडी में। ये सर्विस इंडिविजुअल्स को भी मिलती है, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और रिटायरमेंट प्लान वाले, इंश्योरेंस कंपनी,
एंडाउमेंट फंड वाले, ये भी अपना बहुत सारा सामान कस्टडी में किसके रख देते हैं, बैंक के। तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कस्टोडियल सर्विसेज यूज कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यूज कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड वालों के पास कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, अपने पास नहीं रखेंगे, बैंक की कस्टडी में रख देंगे। ठीक है। इफ द लॉकर रिमेन्स इन ऑपरेटिव फॉर हाउ मेनी ईयर्स द लॉकर हायरर कैन नॉट बी लोकेटेड even if the rent is paid regularly, the bank shall be at the liberty to transfer the contents of the locker to their nominees। मान लो 7 साल होने के बाद, 7 साल हो गए ना, लॉकर हायरर को लोकेट किया जा सकता है, रेंट वो भेज रहा है लेकिन पता ही नहीं कहाँ है, तो या तो पैसा, या तो फिर लॉकर के जो कंटेंट है या उसके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, और कोई नॉमिनी भी नहीं है तो फिर उन्हें फिर डिस्पोज किया जाता है। तो 7 साल तक अगर लॉकर ऑपरेटर नहीं आया है रेंट पे करने के बावजूद भी, तो बैंक वो जो सारे कंटेंट्स है लॉकर के वो नॉमिनी को दे सकता है। तो आंसर इज 7 ईयर्स। मैंने बोला था ना 3 और 7 याद रखो, रेंट नहीं मिला 3 ईयर्स, रेंट मिल रहा है 7 साल। फिर उसके बाद आती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बैंक जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देता है। अब मैंने अगर इन्वेस्ट किए हैं, मान लो मेरे सैलरी में से मैं पैसे सेव करती हूँ, कुछ पैसे मैं एफडी में सेव कर रखे हैं, कुछ के मैंने शेयर्स ले रखे हैं, कुछ के मैंने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, कुछ के मैंने गोल्ड बॉन्ड्स ले रखे हैं। ये क्या है, मेरा पोर्टफोलियो है। मेरे पोर्टफोलियो में एफडी भी है, शेयर्स भी है, म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड भी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बैंक मैनेज करे, तो बैंक भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, किस जगह इन्वेस्ट करूंगी, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना आएगा, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां ज्यादा रिटर्न भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी, एफडी अगर मैं तोड़वाने जाऊंगी थोड़ा टाइम लगता है, म्यूचुअल फंड को भी टाइम लगता है। ठीक है, शेयर्स आजकल इंस्टेंटली बिक जाते हैं, अगले दिन आपको पेमेंट मिल जाती है। तो मुझे उस हिसाब से बैलेंस बना के चलना पड़ेगा रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी का, कि मुझे कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है। तो बैंक भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियो आपका मैनेज करने की। लेकिन रिस्क कस्टमर का रहता है, बैंक कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कहां से कितना रिटर्न आएगा, लेकिन वो मैनेज करेगा। लेकिन जो मैनेज करता है, फंड्स जो इन्वेस्ट करता है, वो कम से कम 1 साल के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। सट्टेबाजी में बैंक आपकी हेल्प नहीं करेगा। ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक किसी अलग रेट पे नहीं करेगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे, जितने का शेयर मार्केट में बिक रहा है उतने का खरीदेगा ना आपके लिए, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा। फीस आपको बैंक को पे करनी पड़ेगी आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, चाहे आपको नुकसान हो चाहे आपको फायदा हो। और ये जो पैसा लगता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म मार्केट में ये पैसा लगाया जाता है। सारी ट्रांजैक्शंस इजीली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, कहाँ क्या इन्वेस्ट किया गया है, और जो भी ये फंड्स हैं उन पे भी सीआरआर एसएलआर मेंटेन करनी पड़ती है बैंक को। इसके अलावा बैंक मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी देता है। अगर मुझे शेयर्स इशू करने, मेरी कंपनी है, मैं आपके बैंक के पास आती हूँ कि सर मुझे ना शेयर्स इशू करने हैं, आप मुझे हेल्प करो मुझे क्लियरेंस दिलवाने में। आपका बैंक मुझे सेबी से क्लियरेंस दिलवाने में हेल्प करे, मुझे जो भी कंसल्टेंट्स चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुझे अपना प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट बनाना है। प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ लिखा होता है कि मैं अगर शेयर्स बेच रही हूँ तो मैं क्यों बेच रही हूँ, कहाँ वो पैसा लगेगा, मेरी कंपनी का डायरेक्टर कौन है। ये सारी चीजें करने में, मार्केट रिसर्च करने में, क्या जो मैं प्रोजेक्ट लेने वाली हूँ वो फिजिबल है, फायदा है उसका कोई, मैं जो शेयर्स इशू करने वाली हूँ मुझे कौन कौन से बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है। ये सारी चीजें जो आती हैं मर्चेंट बैंकिंग के अंदर आती हैं। बैंक जो मर्चेंट बैंकर होता है वो इंटरमीडियरी का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये आजकल बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपके पास जाऊंगी तो आपका बैंक मुझे ये फीस लेके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपका बैंक अगर मेरी जो भी मैं शेयर्स इशू कर रही हूँ, डेट इशू कर रही हूँ, उसमें मेरी हेल्प करता है, वो कब हैंडल कर सकता है ये सब, अगर उसने सेबी के अंदर अपने आप को कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के तौर पे रजिस्टर करवाया हुआ है, तभी वो मेरी मदद कर सकता है। तो आप अगर एसबीआई में काम करते हैं, आपका बैंक मेरे शेयर्स का इशू तभी हैंडल कर पाएगा अगर वो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है विद सेबी। ठीक है। उसके अलावा और सर्विसेज क्या बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक लोन सिंडिकेशन का काम करता है। मान लो कल जियो कंपनी है, जियो कंपनी बोलती है मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए।
अब एक बैंक तो कोई भी नहीं दे पाएगा 1,000 करोड़ का लोन, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो एसबीआई ने दिया 200 करोड़, आईसीआईसीआई ने दिया 200 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया 100 करोड़, एचडीएफसी ने दिया 300 करोड़, और एक और बैंक लगा लो करोड़ व्यास ने भी दे दिया जितना रिमेनिंग लोन है। और ये सारे ने मिलके लोन है फिर एक सिंडिकेट फॉर्म कर लिया और लोन प्रोवाइड कर दिया जियो को 1,000 करोड़ का। सबका रिस्क शेयर हो गया। तो इन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना के जो शेयर जो लोन है वो जियो को दे दिया। ठीक है। दूसरा काम करते हैं बैंक्स ब्रिज लोन का। मान लो मेरी कंपनी है टाटा की कंपनी रख लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट से 500 करोड़ रेस करना है। अब ये 500 करोड़ रेस करने के लिए उसको मिल गए, इन्वेस्टर मिल गए जो कह रहे ठीक है हम तुम्हें 500 करोड़ देंगे, लेकिन ये जो 500 करोड़ है ये हम तुम्हें अगले साल जनवरी में देंगे, ये हम तुम्हें जनवरी में देंगे। अब जनवरी तक वो वेट नहीं कर सकते टाटा वाले, उन्हें तो अभी पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे बैंक के पास, वो कहेंगे देखो हम ये रहे डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं कि अगले साल जनवरी में हमें पैसा मिलने वाला है, लेकिन हमें अभी 5-6 महीने के लिए कुछ छोटा पैसा चाहिए, 500 करोड़ नहीं, आप हमें सिर्फ 25 करोड़ दे दो ताकि जनवरी तक हमारा काम चल जाए। तो ये जो गैप पड़ रहा है कुछ महीने का, इसको ब्रिज करने के लिए, फिल करने के लिए बैंक क्या देगा, ब्रिज लोन देगा। कि ऑलरेडी टाटा के पास इन्वेस्टर्स हैं लेकिन वो फंडिंग आने में 6 महीने का समय है, तब तक के लिए जो गैप है बीच में, उसके लिए ब्रिज कौन बन रहा है, बैंक बन रहा है, ब्रिज लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये भी सर्विसेज अब बैंक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये तो आप लोग रोज हैंडल करते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस का कितना बर्डन आता है बैंक्स के ऊपर। बैंक का जो भी एक्साइज कस्टम का काम हैंडल करते हैं गवर्नमेंट्स के लिए, उनके डायरेक्ट टैक्सेस का काम हैंडल करते हैं, लोगों के पीपीएफ अकाउंट खोलने का काम है, ट्रेजरी अकाउंट्स, रेलवे स्टेशन के रेवेन्यूज को मेंशन करना, मैनेज करना, पेंशन पेमेंट्स को मैनेज करना, ये सारा जो गवर्नमेंट का काम है ये कौन कर रहा है उनकी तरफ से, बैंक्स करें। बैंक सारा काम हैंडल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, पैसे आ रहे हैं कहाँ गए, कहाँ रिलीज करने हैं, किनको नोटिस जारी करनी है, ये सारा काम गवर्नमेंट किन से करवाती है, बैंक से करवाती है, उसके बदले में रीजनेबल फीस देती है। अब जो भी फीस बैंक चार्ज करते हैं ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि वो इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो वो फीस चार्ज करते हैं, सर्विस चार्जेस देते हैं, वो रीजनेबल होने चाहिए। कभी भी आप एक कस्टमर के लिए इसलिए पेनल्टी नहीं चार्ज करोगे उसको कि वो कम ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अगर मैं अपने अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ महीने की, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक मुझे पेनल्टी लगा दे। और जो भी पेनल्टीज या सर्विस चार्जेस बैंक लेता है वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी पॉलिसी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बैंक एंगेज्ड इन मर्चेंट बैंकिंग pertaining to handling of issue of debt or equity securities for corporate customers needs to obtain registration with SEBI as। अगर बैंक ने मेरे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को हैंडल करना है तो वो कहाँ रजिस्टर कराएगा, सेबी के पास। एज व्हाट, एज कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की। कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है ये। जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है ये बात करता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आपको लोन लेना है, आपको बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, आपको कोई रेमिटेंसेस करनी है, आपको कोई इंश्योरेंस सर्विस लेनी है, ये सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आप नोटिस करोगे कि जो अमीर तबके के लोग हैं या जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उन्हें ये सर्विसेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उन्हें ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो इन सब से एक्सक्लूडेड हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होती है, जब सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हों, सबको उसका एक्सेस मिले, अफोर्डेबल हो, आपकी नीड के हिसाब से अफोर्डेबल हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनकी नीड के हिसाब से सर्विसेज अवेलेबल हो एडिक्वेट। अगर ये सब अवेलेबल है सबको, सबके पास अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने की, तब हम मानते हैं कि इस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन है। हमें बिजनेसेस को भी इंक्लूड करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इंडिविजुअल्स को भी बीच में लेके आना है कि जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो नीड के हिसाब से अवेलेबल हों,
कोई किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, पेमेंट करनी है, सेविंग्स करनी है, इंश्योरेंस करनी है, ये सब अवेलेबल हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। अगर मैं गरीब हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे लोन कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मुझे फंडिंग मिल सकती है, तो मैं गरीब की गरीब रह जाऊं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ से लोन ले सकती हूँ, ये स्कीम चला रही है सरकार, तो इनसे पॉवर्टी कम होती है, लोगों के अंदर जागरूकता आती है, एम्पावरमेंट आती है। अगर सब जगह इक्वालिटी आती है ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सबको फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी और ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है तो फिर क्या है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, कि लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है या नॉलेज नहीं है या उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम मानेंगे कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। अब इनमें से कौन सा जो लाइन है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सही से एक्सप्लेन करती है? इट इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू डिसएडवांटेज एंड लो इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नहीं, वो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा। इट encompasses knowing how investment decisions made today will impact your future, no. It encompasses not knowing how your, ये भी गलत। इसका मतलब है कि सबको, स्पेशली जो डिसएडवांटेज या लो इनकम सेगमेंट के लोग हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल सर्विसेज अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिले। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने में बैंक का क्या काम है? मेन काम ही सारा बैंक्स का है फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने में, तभी तो मोदी जी ने जनधन योजना स्टार्ट की है। उसमें है सबसे पहले बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल में क्या है कि इंटरमीडियरीज हायर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, और ये इंटरमीडियरीज जो हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटर बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल में बिजनेस फैसिलिटेटर को हायर करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसको डिटेल में देखते हैं। मान लो गांव के कुछ एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो बैंक्स के साथ जुड़ जाते हैं एज बिजनेस फैसिलिटेटर, और वो बैंक को हेल्प करते हैं कि इस एरिया में सब्सिडी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, हम आपको लिस्ट बना के देंगे। तो इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। कोई पैसे का लेन देन का काम बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं करते हैं। फैसिलिटेटर पैसे के लेन देन का काम नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं। मैं गांव में एज अगर बिजनेस फैसिलिटेटर काम करती हूँ, लोगों को फॉर्म फिल करने में हेल्प करना, लोगों को स्कीम में समझाना, ये सारा काम बिजनेस फैसिलिटेटर करता है। आपके सामने जो अभी लिस्ट है, ये वो लोग हैं जो बिजनेस फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं। फार्मर क्लब, कोऑपरेटिव, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर क्लिनिक, कृषि विज्ञान केंद्र, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस एजेंट, जो अच्छे से काम करने वाली पंचायत हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये सारे लोग बिजनेस फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं। ये बैंक को हेल्प करते हैं बोरोवर आइडेंटिफाई करने में कि किसको क्या सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अगर कोई लोन है उसकी रिकवरी करने में हेल्प करनी है, लोगों को मदद करना है कि कैसे बैंक में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, लोगों को लोन एप्लीकेशन डालने में हेल्प करना। अगर वहाँ कोई लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो बैंक के साथ जुड़े हैं, उनकी प्रमोशन करने में बैंक की हेल्प करना, तो ये सारे काम करते हैं, लेकिन पैसे के लेन देन का काम नहीं करते हैं। ठीक है। Who among the following can be used as by banks as intermediaries under the business facilitator model? किसे बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह यूज किया जा सकता है? एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर क्लब, एग्री क्लिनिक्स, पोस्ट ऑफिस, सबको ही यूज किया जा सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल्स के नाम नहीं है, इंडिविजुअल्स के नाम नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट है लेकिन ज्यादा इंडिविजुअल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल की। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो है ये बिजनेस फैसिलिटेटर वाले सारा काम करेगा जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, लेकिन ये छोटा मोटा पैसे के लेन देन का काम भी करेगा बैंक की तरफ से। तो जो भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक्स हैं, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, बीसीज को हायर कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए इनको हायर करने से पहले। जिसे भी एज बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हायर किया जाएगा उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कैश हैंडल करने की फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, जो भी बैंक की टेक्नोलॉजी उसे यूज करनी है उसके बारे में उसे सही से जानकारी होना चाहिए। इन्हें भी यूज करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
अब कौन बन सकता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट? जो भी ये सरकारी दफ्तरों से रिटायर्ड इंडिविजुअल होते हैं, किराने वाले होते हैं, पेट्रोल पंप चलाने वाले होते हैं, ये सारे लोग इंडिविजुअल्स भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर सकते हैं। एनजीओज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है एस सोसाइटी या एक्ट ट्रस्ट एक्ट के अंडर, वो भी एलिजिबल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स ऑफ स्टेट्स, वो भी एलिजिबल हैं। पोस्ट ऑफिस, जो एनबीएफसीज हैं वो तभी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, जब वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं। जो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते वो वाले एनबीएफसी ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए, रूरल बैंक्स के लिए नहीं। तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसीज को हायर कर सकते हैं, एसबीसीज, वो भी वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते वो वाले एनबीएफसीज। अगर एक एनबीएफसी को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाना है बैंक ने, तो कभी भी एनबीएफसी का पैसा और बैंक का पैसा मिक्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और एनबीएफसी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है। तो काम क्या कर सकता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट? छोटा मोटे अमाउंट का लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोगों से छोटा मोटा अमाउंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेना, लोगों के जो अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट के डिपॉजिट है उनसे लेके बैंक में जमा करवाना, लोगों को बताना कि तुम ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, और वो बेच भी सकता है म्यूचुअल फंड, माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें बेच सकता है। कुछ छोटे छोटा अमाउंट कोई पर्सन बोली कि देखो ये मेरे बेटे को 5,000 रुपये भिजवा दो उसके कॉलेज में, ठीक है, कोई कहीं से पैसे आए हैं, वो बैंकिंग जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो जाके पर्सन को पकड़ा देगा। नोट्स कॉइन्स, बैंक नोट्स कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटा अमाउंट का काम। बैंक अकाउंट ओपन करने की जो इनिशियल फैसिलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी करना, ये सारा काम एक बीसी कर सकता है। ठीक है, जो भी बैंक एक फैसिलिटेटर को या कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर करता है उसे एक कमीशन या फी देता है, लेकिन ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स और फैसिलिटेटर्स हैं ये जनता से पैसे नहीं चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक को प्रॉपर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। रिस्क को कम करने के लिए जितना भी कैश हैंडल करने दिया जाता है बीसीस को, उसमें प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए। जितनी भी इंडिविजुअल कस्टमर से पैसे लिए जाएं, पैसे दिए जाएं, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट हमेशा इशू करी जानी चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा। कोई भी कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो ये फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट ये ना कि पूरे गांव में ढिंढोरा पीटे कि इसके अकाउंट में तो इतने पैसे हैं, इतने तो इतने का कर्जा लिया हुआ है। और लगातार इनकी ब्लॉक लेवल मीटिंग्स होनी चाहिए, फैसिलिटेटर्स की और कॉरेस्पॉन्डेंट की ब्लॉक लेवल के लेवल पे मीटिंग्स होनी चाहिए, जहां पे मेन बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए तो बढ़िया रहता है। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए कि कल अगर किसी कारणवश ये लोग हट जाते हैं बीच में से तो नुकसान ना हो, काम का कोई भी काम में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और अगर ये कोई गलत काम करते हैं फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट, इनके खिलाफ कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेंट को नहीं रिजॉल्व किया जाता है तो फिर वो पर्सन बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकता है। फिर एक बहुत अच्छा तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने का, वो है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस क्या होंगी? रूरल एरियाज में बहुत ही छोटी ब्रांच होगी जिन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं, दे मे ऑपरेट। तो ये एक तरीके ये जितने भी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस होंगे इन पे नजर रखेगी कोई एक बेस ब्रांच। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने अगर एक गांव में अपना अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खोला है तो उसको कौन नजर रखेगा? उन पे वहां की आईसीआईसी की कोई मेन ब्रांच उस एरिया की नजर रखेगी। मान लो दिल्ली है, दिल्ली में तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई के हैं, लेकिन दिल्ली के पास कोई गांव है बहुत छोटा, वहां पे मेन ब्रांच खोलने का फायदा नहीं है, तो आईसीआईसीआई इसमें अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खोलेगा, दिल्ली की कोई ब्रांच इस पे नजर रखेगी। एक अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच 8 से 10 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को सपोर्ट कर सकती है। तो 8-10 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो 3-4 किलोमीटर के एरिया वाले होंगे वो यहाँ पे आके यहाँ से सपोर्ट ले पाएंगे। तो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच में सीबीएस टर्मिनल लिंक्ड होना चाहिए पासबुक प्रिंटर से, और एक सेफ होना चाहिए कैश रिटेंशन के लिए, जो और इसे मैनेज करने के लिए एक फुल टाइम बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए वहां पे। तो जो भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ला के पैसा यहीं पे जमा कर दें, यही अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच से ले जाए। इस ब्रांच को इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह भी ट्रीट कर सकता है बैंक, पार्ट टाइम ब्रांच की तरह भी ट्रीट कर सकता है।
ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बैंक्स के पास पैसा बहुत है, एनबीएफसीज के पास रीच बहुत है, तो ये लोग मिलके क्या कर सकते हैं, आरबीआई ने क्या अलाउ किया है, को लेंडिंग, कि मिलके लेंडिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए अगर बैंक्स और एनबीएफसीज को लेंडिंग करते हैं तो 80% एक्सपोजर बैंक का होगा, 20% एक्सपोजर जो है वो एनबीएफसीज का होगा। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की। पेमेंट बैंक्स भी बहुत छोटे वाले बैंक्स होते हैं, नहीं दे सकते और क्रेडिट भी नहीं दे सकते हैं, तो छोटे छोटे बैंक से स्मॉल सेविंग्स अकाउंट इनके पास खोले जा सकते हैं, और यूटिलिटी बिल पे करना हो वो भी पेमेंट बैंक्स के थ्रू किया जा सकता है। एटीएम डेबिट कार्ड भी इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक्स इशू नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की जा सकती है पेमेंट बैंक्स के थ्रू। ये दूसरे मेन बैंकिंग के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी बन सकते हैं जो पेमेंट बैंक्स हैं, और ये पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जितने भी पेमेंट बैंक्स इस्टेब्लिश होंगे एक कंपनी के, उनके 25% कम से कम जो फिजिकल पेमेंट बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज में होने चाहिए, इंक्लूडिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सिंपल ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इशू करते हैं, तो बिल्कुल छोटा मोटा पैसे थोड़े बहुत जमा करवाने हैं, थोड़े बहुत विड्रॉ करवाने हैं, वो पेमेंट बैंक्स के थ्रू होते हैं, लेकिन लोन वगैरह का, क्रेडिट कार्ड का काम ये नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में और बहुत मेजर हाथ है मोबाइल का। आजकल आपको बैंक अकाउंट खोलना है मोबाइल से होता है, मोबाइल बैंकिंग कर लो, पैसे इधर उधर कर लो, अकाउंट खोल लो, लेकिन ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज है, तभी तो आपको बोला जाता है कि किसी के साथ ओटीपी मत शेयर करो। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज भी लेके आता है मोबाइल बैंकिंग, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन अब गांव गांव के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन है बिकॉज ऑफ मोबाइल्स। सबके अकाउंट में आता है, पैसे कट गए, पैसे आ गए, और अब तो एनपीसीआई की मदद से यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग भी है, कि जिनका वो डब्बे वाला फोन होता है बटनों वाला, उन पे भी हैश *99# दबा के मोबाइल बैंकिंग की जा सकती है। डिजिटली आप लोन ले सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। अब कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल लिटरेसी का। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे फाइनेंशियल लिटरेट है, और जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर आप लोग तो बैंक में काम करते हैं, आपको ये पता है कि सेविंग्स क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, और ये वाला अकाउंट क्या होता है, एफडी पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एक आम इंसान जो है, जिसका बैंकिंग से लेना देना नहीं है, वो पढ़े लिखे मास्टर्स करे लोग भी होंगे, उन्हें नहीं पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, उन्हें नहीं पता होगा कि एनआरई एनआरओ अकाउंट क्या होता है, तो वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी रहती है, लोगों को अवेयरनेस रहती है कि क्या सर्विसेज हैं, क्या कैसे मैं यूज कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को सही से रख सकती हूँ, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंडर आता है। अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेट हूँ तो मैं डिमांड करूंगी, अपने जितनी मेरी डिमांड है उस हिसाब के मैं आपसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिमांड करूंगी, और अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेट हूँ तो डिमांड बढ़ेगी, तो सामने बैंक्स को भी फायदा है कि ज्यादा ज्यादा लोग उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई साइड दोनों पे ही फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपैक्ट पड़ता है। अब क्या फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अनपढ़ और गरीब लोगों को चाहिए? नहीं, मिडिल इनकम, हाई इनकम वालों को भी पता होना चाहिए कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके पास भी जितनी फाइनेंशियल नॉलेज आएगी उतनी वो बेटर पॉलिसीज बनाएंगे। तो अब पहले पायलट प्रोजेक्ट था सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी बनाने का, लेकिन अब जो है हर ब्लॉक के अंदर सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बनाए जा रहे हैं, जहां से सारे टाइप की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए प्रचार किया जाएगा। लोगों को कोई भी नॉलेज चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के रिगार्डिंग, तो वो इन सेंटर्स में जाके ले सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए वगैरह, इन्होंने एक स्थापना करवाई है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की। ये जो सेंटर है ये 8वीं से 10वीं के बच्चों का एक एनएफएलटी, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट कराता है, जिनसे उनकी इस एरिया के प्रति जागरूकता बढ़े। तो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स जगह जगह बन रहे हैं, आप कभी भी जाके वहां से नॉलेज ले सकते हैं जिन्हें जरूरत है। 8वीं से 10वीं के बच्चों का नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट होता है। आरबीआई ने एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाई है 2019 से लेकर 2024 तक के लिए।
इसका जो मेन लोगो है वो है फाइनेंशियल अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो इस पॉलिसी को बनाने के लिए सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए सब ने अपने इनपुट्स दिए हैं। ये पॉलिसी चाहती है कि सब लोगों को हमेशा फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिले, हम लोगों को अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, उन्हें लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करें, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में हेल्प करें, एजुकेशन बढ़ाने में हेल्प करें, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें कि किसी भी फाइनेंशियल सर्विस को लेके कोई प्रॉब्लम है तो उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। आखिरी चीज है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं। इस स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले के अंदर डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देने के लिए। इसका एम है कि लोगों के अंदर उद्यम जागे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, लोग भी अपना अपना काम शुरू करें, बिजनेसेस करें। इन्हें मैनेज कौन करेगा? बैंक्स मैनेज करेंगे। कॉर्पोरेट कौन करेगा? साथ में जो भी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एसोसिएटेड होगी, रूरल डिपार्टमेंट एसोसिएटेड होगा, वो बैंक्स के साथ कॉर्पोरेट करेगा इनको मैनेज करने के लिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक RSETI होगा, उस एरिया का एक बैंक को लीड बैंक बनाया जाएगा जो उस डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो 1 टाइम ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के तहत 1 करोड़ की। 1 करोड़ जब बैंक को मिलेगा वो इस स्कीम में कैसे लगाएगा? जो भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, उनके लिए खर्चा करने के लिए 1 करोड़ सरकार की तरफ से मिलेगा। जब एक पर्सन इन इंस्टीट्यूट्स में आके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरियाज में उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग होने के बाद उनके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो उन्हें हेल्प की जाएगी कि तुम क्रेडिट कहाँ से ले सकते हो, तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना है, तुम क्रेडिट कहाँ से ले सकते हो, उन सब चीजों में भी मदद की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 होमवर्क क्वेश्चंस की। इनका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाट हैपेंस इफ द हायरर ऑफ अ लॉकर डाइज विदाउट अ नॉमिनी? ये मैंने 2-3 बार ये लाइन बोली है कि अगर मैंने लॉकर की फैसिलिटी ली है, मैं कोई नॉमिनी नहीं रख के गई हूं, तो क्या होगा? लॉकर सील होगा, लॉकर ऑक्शन होगा, मेरे लीगल एयर को पैसा मिलेगा, या फिर बैंक मेरे कंटेंट को, लॉकर के को सारा टेक ओवर कर लेगा। इसका आंसर आपको देना है। 1 सेकेंड, छोटा सा इशू आया है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगर आखिरी होमवर्क क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 टाइम ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कितने रुपए तक की फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? 10 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़? कितने की प्रोवाइड करती? इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा ये जो सेशन है अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इन सेशंस की पूरी प्लेलिस्ट है, INFS का भी लेक्चर चलता है शाम को, AFM भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।